विपक्ष के अंदर भी कई सारी खामियां हैं और विपक्ष के अंदर अगर खामियां रहेंगे तो उससे फिर सरकार और सत्ताधारी दल मजबूती से अपनी तानाशाही चलाता है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। तो विपक्ष को सारी चीजें छोड़ के एक साथ आना होगा, विपक्षी ताकत को बढ़ाना होगा, तब हम संविधान को, तब हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस देश की सरकारें इस देश के लोकतंत्र को चला रही हैं, लेकिन क्या वो चला पा रही हैं? क्योंकि बिहार में तो लाठीचार्ज हो रहा है और दूसरी जगह बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री हैं, वो सब वहां पर मौजूद हैं। कोई लाठीचार्ज पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या बिहार का लाठीचार्ज एक उदाहरण है कि इस देश में सरकारें चुनी जाती हैं और उसके बाद उनको नागरिकों से मतलब खत्म हो जाता है? क्योंकि चुनाव तो अपनी जेब में है, चुनाव आयुक्त अपनी जेब में है, पूरी प्रक्रिया अपनी जेब में है, तो चुनाव तो हम जीती जाएंगे एन केन प्रकारेण, और उसके बाद क्या होगा? लाठी पड़ेंगी। यही है इस देश की तकदीर, यही है नए भारत का करिश्मा, मोदी जी की सरकार। करेंगे बात। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। सर, इस देश में सरकारें बन जाती हैं और उसके बाद अपने वादे भूल जाती हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सम्राट सरकार बन गई है बिहार के अंदर और अब वहां पर लाठी चार्ज हो रहा है। जो बच्चे अपनी नौकरी के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए सड़कों पर आकर लाठी खा रहे हैं, वो किस सरकार को चुनकर लाए हैं? क्या ये सवाल उनके मन में नहीं होगा? एक तरफ तो बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी का जो है, उनका एक सिर पर जो है ताज लगा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर ही सबको झुककर प्रणाम किया है, दंडवत हो गए हैं। दूसरी तरफ यहां पर दंड दिया जा रहा है। तो किस तरह से देखें, सरकार का फॉर्मेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन आप चला नहीं पा रहे हैं व्यवस्थाओं को, तो फिर आपको रखा क्यों गया है? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या सर? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं और दूसरी सरकारें अगर वहां थी वो हटी हैं और नई सरकारें बनी हैं, तो उसमें सीधा सीधा जाहिर है कि उन्होंने विकास कार्यों पे या योजनाओं पे तो वोट भाजपा को दिया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को वोट उन्होंने 10,000 रुपए लेके दिया था और राम के नाम पे दिया था, धर्म के नाम पे दिया था। राम के नाम में कोई दिक्कत हो वो बताइए, बाकी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं उसमें कोई दिक्कत हो वो बताइए, 5 किलो राशन मिल रहा है उसमें दो दिक्कत हो वो बताइए। बाकी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जो लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं वो लाठी के भागीदार हैं, वो लाठी के जिम्मेदार हैं, वो लाठी के हकदार हैं और वो हक उनको मिल रहा है, बाकायदा दिया जा रहा है उनको। भाई साहब देखिए, जहां भी मोदी जी ने तो सबसे पहले कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या मिल गया है क्या रोजगार? तो रोजगार की बात छोड़िए, यहाँ पे जिस लिए सरकारें लाई गई हैं, अब्दुल को टाइट करने के लिए सरकारें लाई गई हैं। अब्दुल यूपी में भी टाइट है, अब्दुल अब बिहार में भी टाइट है, अब्दुल आसाम में भी टाइट है और अब अब्दुल वेस्ट बंगाल में भी टाइट हो जाएगा। इसलिए भाजपा की सरकार आई है, वो बाकायदा वो काम कर रही है जिसके लिए भाजपा को लाया गया। भाजपा बखूबी उस काम को कर रही है, इसलिए भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करें लोकतंत्र की, आप बात करें सिद्धांत की, आप बात करें नैतिकता की, वो छोड़िए, वो पुराने जमाने की बातें थी। आजकल उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सिद्धांतवाद की बात करते हैं तो सिद्धांतवाद का पाठ पढ़ाते हुए अडवाणी जी को, जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को, वाजपेयी जी को हमने कांग्रेस को पाठ पढ़ाते हुए देखा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, और सत्ता में जो रहता है वो गड़बड़ियां जरूर करता है, चाहे अनजाए चाहे ना चाहे गड़बड़ियां होती हैं और विपक्ष उस पर उंगलियां उठाता है। ये विपक्ष का काम है। तो हमने तो वो जमाना देखा है जब सबसे ज्यादा उंगलियां कांग्रेस पे उठती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आपने देखा कि मोदी जी ने वहां पे जो एक बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके पैर छुए, उनको बिल्कुल जो है दंडवत प्रणाम किया उनको। तो वो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे और जो सरकारें आज तक वेस्ट बंगाल में रही हैं उनसे सवाल पूछते थे। तो इसीलिए तो उनको प्रणाम मोदी जी ने किया है। अब अगला नंबर जो है कल से है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की
सरकार का समय है, सवाल पूछेंगे लोग उनसे वहां। तो ये तो पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन असली में धरातल पे कितना काम हो रहा है भाई देखिए। ममता बनर्जी की सरकार को लोगों ने इसलिए हटाया है कि वो धरातल पे काम अच्छा नहीं कर रही थी, वो चीजें नहीं कर रही थी, जनता को पसंद नहीं आ रही थी। भाई लोकतंत्र के और हमारे आपके मुताबिक जो हमें परिदृश्य दिख रहा है, हम तो यही कहेंगे ना कि जनता को कुछ न कुछ खामियां नजर आ रही थी ममता बनर्जी में, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब ममता बनर्जी को गालियां देने से, ममता बनर्जी को कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब जो नई सरकार है उसका दायित्व बनता है कि वो जनता की समस्याओं को हल करे। और जनता की समस्याएं क्या है? जनता की समस्याएं है भ्रष्टाचार, शिक्षा, नौकरी, उनका व्यापार, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं। तो इसका बहुत बढ़िया इंतजाम वेस्ट बंगाल की सरकार करे, हम तो ये शुभकामनाएं उनको देते हैं। आपने जो सवाल पूछा है बिहार के मुतालिक, अब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छा काम शायद नहीं कर पाई है, इसलिए लोग सम्राट चौधरी को उतावले हैं मुख्यमंत्री देखने के लिए। तो सम्राट चौधरी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। क्या पता लाठी इसलिए चलाई गई हो कि उसमें विपक्षी लोग ज्यादा आ गए हों, क्योंकि वहां ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बिहार में, तो उनका दिमाग ठीक करने के लिए लाठी उन पे चलाई गई हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए लाठी खाएंगे, अगर इस तरह का काम करेंगे तो लोग लाठी खाएंगे, और लोगों को 5 साल लाठी खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये आपकी बात जायज है, और ये सवाल भी है कि जब आप सरकार बनाते हैं तब तो खूब बहुमत की सरकार बनाते हैं, और जब रोजगार की बात आती है तब पता चलता रोजगार सरकार दे ही नहीं रही है। तो ये जनता क्या कर रही है, हमें इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। खाली नेताओं को कोसने से, नेताओं की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। हमें जनता के भी गिरेबान में झांकना होगा, और ये समझना होगा कि जनता कितनी जिम्मेदार है। क्या जनता लोकतंत्र के सिद्धांत के, नैतिकता के पैमाने पे खरी उतर रही है? ये हमें ये भी देखना होगा। या जनता में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित है भ्रष्टाचार से? क्या जो लोग वोटर हैं, जो लोग मतदाता हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं लिप्त हैं क्या? हमें ये भी सोचना होगा। तो एक तरफा सरकारों को, नेताओं को गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन जनता इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? और क्या जो लाठी चार्ज आज युवाओं के ऊपर हो रहा है, उसके पीछे मतदाता, युवा या जनता कितनी जिम्मेदार है? इसके आकलन की भी आवश्यकता है, इसका भी आकलेशन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सर, एक तरफ तो जनादेश हम लोगों को सामने दिख रहा है जो पर्दे के आगे है, लोगों को लाठियां पड़ रही हैं, हम लोगों को ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य दर राज्य चुनाव जीतती जा रही है, हमको ये दिख रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या वो जनादेश जनादेश है, इस पर भी बहस हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की नियुक्ति को लेकर, कि नियुक्ति और जो प्रोटेक्शन उनको मिल रखा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए दे रखा है, कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पर कोई केस नहीं कर सकता है, वो पद पर रहे तब भी, और वो पद से चले जाएं, हट जाएं, आजीवन उनको जो है वो इम्यूनिटी मिल रखी है कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने अगर ईवीएम यहां किया, वहां किया, अगर ममता बनर्जी सीसीटीवी मांग रही है, उनको देना या नहीं देना वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के ऊपर है। किसी के कुछ कहने से पारदर्शिता मतलब दिखाई नहीं दे रही है। तो पर्दे के पीछे तो कुछ और खेल दिख रहा है ना। सामने आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जीत जाएंगे किसी भी हालत में, इसीलिए तो जवाबदेही नहीं है किसी की, इसीलिए लाठियां पड़ रही हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें और हम थोड़ा पीछे जाएं, जब कांग्रेस में इस तरह की नियुक्ति होती थी तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अडवाणी जी को हमने सवाल उठाते हुए देखा है, विपक्ष पे सवाल पूछते हुए हाउस में भी देखा है, और बाहर हम लोगों के मीडिया के माध्यम से भी सवाल पूछते हुए देखा है, और कांग्रेस को घेरते हुए देखा है। और कांग्रेस कई बार घिरी भी है, कई दूसरे मुद्दे पे ऐसा घेरा गया है कांग्रेस को विपक्ष के द्वारा कि उसको पीछे हटना पड़ा है। आपको याद करना चाहिए, मैं बहुत पीछे भी आपको नहीं ले जा रहा हूं। अगर आप 2010 के दौरान या 2004 और 2014 के बीच की बात करें, 10 साल की कांग्रेस की, तो विपक्ष ने कई बार ऐसा घेरा है कांग्रेस की सरकार को कि कांग्रेस को अपने कदम पीछे लेने पड़े।
गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। कोल घोटाला, 2G घोटाले पर रेल बना दी थी विपक्ष ने, कांग्रेस की, और बाद में सगुफा निकला कई सारी चीजों में। तो विपक्ष का काम है इस तरह की चीजें करना, सवाल उठाना। सरकारें करती है इस तरह की चीजें, लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार कर रही है और विपक्ष के सवाल सुने ही नहीं जा रहे हैं, विपक्ष की आवाज दूर तक पहुंच ही नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे बंधे हुए हाथ हमने अपने 3, साढ़े 3, 4 दशकों में कभी नहीं देखे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां बन जाए। आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जनादेश बड़े लंबे तादाद से मिल रहा है, बड़ा भारी भरकम जनादेश आपको मिल रहा है, लेकिन जब आप काम की बात करते हैं, जब आप सिद्धांत की बात करते हैं, तो लगता है कि आपके साथ कोई है ही नहीं। आपके पास तो गिने चुने लोग हैं, एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, और आप सत्ता में आ गए, ऐसा लगता है। और सर एक चीज और है, चुनाव में हम एक चीज और देखते हैं कि लोगों के भीतर अगर गुस्सा है, जैसे बिहार के अंदर हमने देखा कि मतलब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से वादे पूरे नहीं किए गए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, विपक्ष को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, वोट में तब्दील इसलिए नहीं हो रहा है कि सिस्टम अपना काम कर रहा है। आप अगर फिलहाल के बंगाल के चुनाव की बात करते हैं, एक सवाल विपक्ष ने पूछा है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग जो है उनको उपलब्ध कराए 12 बजे से 6 बजे तक के बीच की सीसीटीवी फुटेज उनको उपलब्ध कराए, सिर्फ 100 सीटों की। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं करा रहा है? चुनाव आयोग क्यों छिपा रहा है? ऐसा क्या डर है चुनाव आयोग को? तो ये तमाम चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, चुनाव आयोग पे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपने देखा है ना कि यहीं से गलत शुरुआत हो गई है, गलत परंपरा शुरू हो गई है कि आपने जो चीफ जस्टिस थे बीच में रहते थे, एक विपक्ष का व्यक्ति होता था, एक सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति होता था, 3 व्यक्ति मिलके चुनाव आयुक्त को चुनते थे, और उसमें से आपने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और कहा कि 2 लोग सरकार के रहेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? सामने नहीं दिखता है क्या? ये औसत बुद्धि का व्यक्ति भी बता सकता है कि इसमें गड़बड़ी है, सरकार की गड़बड़ी है, सरकार अपनी तानाशाही चला रही है। तो क्या सब बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? अगर विपक्ष के एक व्यक्ति का वोट पड़ना है और इधर से 2 व्यक्ति हैं, तो फिर उसके मायने क्या है? इसीलिए आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को चुनने के लिए, चुनाव आयुक्त के चुनिंदा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मैं जाऊं ना जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ना है? सही बात। अगर मैं इसके खिलाफ भी वोट दूंगा तो उस वोट के क्या मायने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 वोट उनके पास है। तो ये तो एक हिसाब से मजाक चल रहा है, एक हिसाब से तानाशाही चल रही है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या चलता है, क्या कानूनी दांव-पेच होते हैं, ये तो हिमांशु आपको देखना होगा अभी आगे चल के। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से सिस्टम को आपने कंट्रोल में कर लिया है, और आप यहाँ कहते हैं कि हमें भारी बहुमत से, भारी जनादेश से हमारी सरकारें बन रही हैं, कहीं ना कहीं फिर सवाल तो खड़े होते ही। जी सर, एक तो नियुक्ति को लेकर सवाल है और दूसरा इम्यूनिटी को लेकर सवाल है। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रही हैं कि विपक्ष कोई भी सवाल पूछेगा उसका जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नहीं देंगे, कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए पूरी वोटर लिस्ट सामने रखी, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने सारे सबूत रखे, क्या हुआ उसका? कुछ भी तो नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं आया। और बड़े ही मतलब शायराना अंदाज में बिल्कुल गालिब बनकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कह दिया कि भाई आप जो है अगर सही हैं तो आप जो है लिखित रूप से हमसे दीजिए, एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप जो बोल रहे हैं वो झूठ हम मान लेंगे। यहां पर जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती थी कि राहुल गांधी के जो भी सवाल हैं, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं, एक तरह से जो गड़बड़ियां चल रही है उसको उजागर कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। अब ममता बनर्जी को क्या सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी? हम ये मानकर चले, बिल्कुल नहीं मिलेगी। 45 दिन बाद वो भी डिलीट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमने तो कानून बनाया था कि 45 दिन में हम डिलीट कर देंगे। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, जब आपने पहले ही ये कह दिया है, पहले ही ये प्रक्रिया हो गई है कि भाई चुनाव आयुक्त के चुनने की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, तो फिर आगे की बातें बेमानी है। अब सीधी सीधी बात है भाई, जब सरकार ने अपने व्यक्ति को बिठा दिया है
जब सत्ताधारी दल ने अपने व्यक्ति को बिठा दिया है तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए काम करेंगे, वो उनको फायदा पहुंचाएंगे। तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण या इस तरह की चीजें हमें दिखाई नहीं देती कि जिस पे यहाँ पे डिस्कस किया जाए। ये तो सीधा सीधा सामने है आपके, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात हो जाएगी। अब आप क्या ये सोचते थे कि भाई सरकार ने इनको बिठाया है देश के लिए, लोकहित के लिए, विपक्ष की सुनने के लिए? भाई सरकार ने अपने सत्ताधारी दल के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, उनको काम करने के लिए तो बिठाया है। उनको जितने जो फैसिलिटीज दी है, अगर आप आकलन करें इनके परिवार का, बाकी चीजों का, मैं उसमें निजी वाले मामले में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, तो आपको सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इससे पहले ये कहाँ थे, इनके कार्यकलाप क्या रहे। तो इस पे कोई मायने नहीं है इस बात का, इन बातों के कि उन पे हम डिस्कशन करें। मायने ये है कि जिस प्रकार से सरकार तानाशाही चला रही है तो उससे सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। अब आप दिखाने के लिए चुनाव कराते रहिए, दिखाने के लिए आप प्रक्रियाएं कराते रहिए। और यहाँ मैं तो पहले भी आपको कह चुका हूं, मैं तो जितना सरकार दोषी है, जितना सत्ताधारी दल दोषी है, इतना ही विपक्ष भी दोषी है। विपक्ष कहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहा जो उसको निभानी चाहिए। विपक्ष को अगर आप देखें कि एक पार्टी जब सदन में खड़े होके किसी विशेष मुद्दे को उठाती है तो बाकी पार्टियां उसका साथ नहीं देती, उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, उनके अपने निजी हित होते हैं। आप देखिए ममता बनर्जी कई मामलों पे कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से अलग रही हैं, कई मामलों में जो है केसीआर अलग रहे हैं। तो जब आप अलग अलग मामलों में अलग अलग हो जाएंगे, जब एक पूंजीपति के यहाँ शादी होगी, सब वहां पे आप पहुंच जाएंगे, तो वो क्या जताता है कि आप पूंजीपति के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, इसका मतलब आप उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो विपक्ष के अंदर भी है, विपक्ष के अंदर भी कई सारी खामियां हैं। और विपक्ष के अंदर अगर खामियां रहेंगे तो उससे फिर सरकार और सत्ताधारी दल मजबूती से अपनी तानाशाही चलाता है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। तो विपक्ष को सारी चीजें छोड़ के एक साथ आना होगा, विपक्षी ताकत को बढ़ाना होगा, तब हम संविधान को, तब हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर सकते हैं। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा, इसकी गारंटी है जो हमारे पुरखे, पूर्वज, बुजुर्ग दे के गए हमें। उन्होंने साफ कहा है कई बार, हम जिन्होंने संविधान बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने अपने जीते जी कह दिया था कि मुझे लगता है कि संविधान सही से काम नहीं कर रहा है, लोकतंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। इस तरह की टिप्पणियां हुई है उनके टाइम पे भी। तो अगर उसी समय पे इस तरह की शुरुआत हो गई थी तो आज हम किस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं, ये हमें सोचना होगा। आपके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, आपकी निजी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी निजी फाइलें सरकार के पास हो सकती हैं, लेकिन क्या उसके लिए आप देश को बेच देंगे? आपको ये भी देखना होगा, क्या आप प्रदेश को बेच देंगे, क्या आप जनता का जो है सौदा कर देंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए? तो ये भी नेताओं को देखना होगा और जनता को भी समझना होगा, कहीं ना कहीं इसमें जनता भी दोषी है, ये भी आपको समझना होगा। हालांकि तमाम जनता को ये कह देना मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तमाम जनता में सब नहीं है, लेकिन जनता में जिस प्रकार मतदाता जो जिस प्रकार से वोट कर रहा है, जिस तरीके से वोट कर रहा है, जिस फ्री की वो टॉफी को लेके उससे भ्रमित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मतदाता भी दोषी है। मतदाता को आकलन करना चाहिए कि हम अच्छे नेता चुने, संस्कारित नेता चुने, शिक्षित नेता चुने और उनसे गारंटी ले कि आप अच्छा काम करेंगे, नहीं तो हम आपको बना रहे हैं, हम आपको हटाएंगे भी। लेकिन वो किस मुंह से कहें हम आपको हटाएंगे भी, जब हम पहले ही उनसे ऑब्लिगेशन ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ऊपर से लेकर नीचे तक हैं। जब तक दिक्कतें खत्म नहीं होंगी तब तक लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, इसकी चिंता करना बड़ा मुश्किल है, मुझे तो ऐसा लगता है हिमांशु जी। बिल्कुल सर, और मैं मुझे तो जो है केजरीवाल जी की वो बात याद आती है, वो जब आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये जो कुर्सी है इसी में कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। तो वो कुर्सी जो है कहीं ना कहीं इतनी दूषित हो चुकी है कि जो बैठ रहा है वो उसी प्रक्रिया में रमा जा रहा है, वो सब भूल जाता है आगे पीछे। और उन्होंने दिखाया है उसको करके, उनकी जो उनकी नीली वैगनार थी और उनका जो फ्लैट था वो सब तब्दील होते देखा हमने बड़ी गाड़ियों में और बड़े बंगले में।
तो उन्होंने करके दिखाया है, तो इसलिए केजरीवाल जी को तो सलाम करना चाहिए हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।